विशाल मिश्रा जी सर, प्रश्न तो वही है, भारत माता की जय बोल नहीं पा रहे हैं। प्रश्न तो वही है, कौन जिम्मेदार बंटवारे का? क्योंकि ये विशाल जी होता क्या है कि दो देश अलग नहीं हुए, भूमि का बंटवारा नहीं हुआ, ये आपकी हमारे देशवासियों की भावनाओं का बंटवारा हुआ है सर। देखिए सईद जी, निसंदेह सहस्त्र वर्षों के इतिहास में हमारा जो उतार चढ़ाव भरा इतिहास रहा है, संपूर्ण इतिहास में, इसमें ये जो देश का विभाजन बहुत ही दारुण पूर्ण घटना थी। सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों का जाना तो अपरिहार्य था सईद जी, लेकिन क्या विभाजन अपरिहार्य था? दूसरा सवाल उठता है आपके इसी विभाजन पर कि वे कौन सी बातें थी जिन्होंने अंततः उस विनाशकारी छोर पर पहुंचा दिया। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्या यह भावी पीढ़ियों के लिए कोई संजोकर रखने योग्य, रिक्त या पूरा करने योग्य, जाने योग्य कोई स्थान छोड़ गया है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मान्यवर, जो आजादी पाने के बाद पंडित नेहरू जी ने कहा था कि वर्षों पूर्व हमने नियति को पाने का जो संकल्प किया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, तो क्या इस ट्रस्ट विद डेस्टिनी में इतिहास का ये विकट मोड़ शामिल था? कांग्रेस के प्रवक्ता जी उत्तर देंगे। क्या खंडित भारत के इस चित्र को, जिसको पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने मन में संजो कर रखा था क्या? और रावी का स्थान कहां था जहां के तट पर प्रतिज्ञा की गई थी? है इसका उत्तर? और मैं एक इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 1960 में पंडित नेहरू ने लियोनार्ड मास्ले से क्या कहा था? अभय दुबे जी, क्या आप इसका उत्तर देंगे? तो सवाल यह उठता है कि तथ्यों पर बात न करके उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे इतिहास की जानकारी नहीं है, मानसिकता नहीं है, टू नेशन थ्योरी। मान्यवर, इतिहास पढ़ा करिए। जब आपको पढ़ा देता हूं थोड़ा सा इतिहास, जब 1885 में कांग्रेस बनी ना, तो उसकी प्रतिक्रिया में सर सैयद अहमद खान जी ने क्या बनाया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। उसके बाद में बना यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। सुन लो पहले, सुन लीजिए। सुनना पड़ेगा, अब तक सुनना पड़ेगा। अनुराग जी नहीं, सुन लीजिए। विशाल जी एक सेकंड, अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी आपको किसी ने नहीं रोका। भदौरिया जी प्लीज आप बात पूरी कीजिए। बिल्कुल सुनिए। तब आज जो ये कह रहे हैं कि जो है सावरकर जी ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, मान्यवर ये किसने कहा था कि हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आइज ऑफ ए नेशन, दे कैन नॉट सिट ऑन ए सिंगल थ्रोन? बताइए किसने कहा था मुझको 1888 में? बताइए किसने कहा था? तथ्यों से छेड़छाड़ करते हैं आप यहां पर बैठकर नेशनल चैनल पर। अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस विभाजन विभीषिका जो है, इसके तीन इस नाटक के पात्र थे। अंग्रेजों ने तो डिवाइड एंड रूल किया ही किया। मुस्लिम लीग, जिन्होंने अलगाववादी के तहत, और बाद में कांग्रेस की जो नेतृत्व था उसकी अकर्मणता के नाते ये इसका परिणाम देखने को मिला। हो सकता है सईद जी कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय जनता का देशभक्तिपूर्ण आह्वान किया होता तो देश की अखंडता बनाए रखने हेतु सर्वोच्च त्याग करने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ जाते। मैं पूछना चाहता हूं, 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है मिंटो के द्वारा, तो मैं पूछना चाहता हूं लखनऊ सेशन में क्यों एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार करके तुष्टीकरण के उस बीज को दाना पानी खाद देना शुरू कर दिया गया था? पूछना चाहता हूं, इसका उत्तर है कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। बताइए आपने सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों स्वीकार किया? बताइए आप हमको कि जब 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव आता है मुस्लिम लीग की तरफ से, तो आप हमको बताइए 1942 में प्रयागराज के सेशन में पंडित जगत नारायण द्वारा प्रस्तुत अखंड हिंदुस्तान प्रस्ताव को क्यों नहीं लागू कराया गया? बताइए 1942 के प्रयागराज में जो पास हुआ पंडित जगत नारायण जी द्वारा प्रस्तुत अखंड हिंदुस्तान प्रस्ताव क्यों नहीं उसको लागू कराया गया? बयान तो आप कुछ भी देकर निकल जाएंगे, लेकिन तथ्यों से आप किनारा नहीं कर सकते। और एक बात और, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आदरणीय कह रहे थे, एक लाइन और जोड़ दो उसी लाइन में
त्रिवेदी जी। हाँ, कि कांग्रेस की जो विभाजन के पूर्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी ने क्या कहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या उसको कोट करके पढ़ेंगे? पूछिए इनसे, पूछिए क्या कहा था, और अंत में आके नेतृत्व पर सवाल किया था। पूछिए क्या ये झूठ है? जब भी विभाजन की बात आती है, उससे पहले हमारी स्वतंत्रता आती है, और वो स्वतंत्रता की जो लड़ाई हमने लड़ी लंबी, जो सर्वोच्च बलिदान हमारे लाखों करोड़ों भारतवासियों ने दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, वो हम कभी भूले नहीं। और पूरा देश ऋणी है, कृतज्ञ है उन भारतवासियों का जिनके आप और हम वंशज हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो फूट डालो वाली नीति अंग्रेजों की है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इस विभाजन का? डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए, आपकी बात में थोड़ा संशोधन कर दूं सईद जी। स्वतंत्रता विभाजन से पहले नहीं, विभाजन स्वतंत्रता से पहले आया, यह दुखद। नहीं, बिल्कुल। दूसरा, हमारे दोनों जो विरोधी दल के प्रवक्ता हैं, उनकी बातों में भी मैं संशोधन कर दूं। अभय दुबे जी ने यह कहने का प्रयास किया कि 1940 में टू नेशन थ्योरी आई, और अनुराग भदौरिया जी ने कहा 1937 में। विशाल मिश्रा जी ने उसका उल्लेख किया। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, जाकर चेक कर लीजिए 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जहां पर यह प्रस्ताव पारित हुआ कि इस देश में कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां से मुस्लिम ही चुन के जाएगा, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, और कांग्रेस के उस सत्र के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। वह लोकमान्य तिलक जी का अंतिम अधिवेशन था। और अनुराग भदौरिया जी, आप तो लखनऊ के रहने वाले, अपने शहर का इतिहास तो पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग की बैठक रफाए-आम क्लब में हुई थी, और कांग्रेस की मोती नगर में हुई थी। और वही इलाके जो 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मान लिए गए थे, वही बाद में 30 साल बाद जाके पाकिस्तान बांग्लादेश बने। तब तो आरएसएस बना ही नहीं था। आरएसएस 1916 में जब आपने बढ़ा दी, ये कांग्रेस का प्रस्ताव है। मैंने किसी का डिस्टर्ब नहीं किया है। मैं अपेक्षा करूंगा अपने अपने टर्न पे बोले, मैं एकदम शांति से बोल लूं अपने अपने टर्न पे। और उससे भी पहले एक ये मुस्लिम दो राष्ट्र की बातें मत कीजिए। ये बात 1871 में आ गई थी, सर सैयद अहमद के जमाने में। और मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता हूं, अल्ताफ हुसैन खाली शायद नाम था, नाम में मेरे से त्रुटि हो सकती है। उन्होंने बाकायदा एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, हम एक अलग देश हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। तब तो सावरकर पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास की इन चीजों को आप देखिए तो ईमानदारी से देखिए, उसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति करने का प्रयास मत करिए। 1916 के बाद क्या हुआ? 1920 में जिन्ना की हैसियत इतनी बढ़ गई कि उसने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, चूंकि यह हिंदू उपाधि है। इसीलिए हमने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसके बाद और कांग्रेस झुक गई। 1925 में उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, ये तो हिंदू प्रेयर नजर आती है। ये उससे भी पीछे हट गए। उसके बाद संघ की स्थापना हुई, जब लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे ये पूरी तरीके से दंडवत होते जा रहे हैं। और अब मैं सही एक और बात कह दूं, महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण विनम्रता रखते हुए, कभी कभी क्या होता है कि आप मानवीय मूल्यों के श्रेष्ठतम उदाहरण लेते हैं और पात्रता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, वो भारतीय परंपरा की महानतम परंपराओं में से एक था। सत्याग्रह के आगे सब झुके, सत्याग्रह के आगे सुभाष चंद्र बोस झुके, सत्याग्रह के आगे नेहरू जी झुके, सत्याग्रह के आगे पटेल झुके, सत्याग्रह के आगे पूरा भारत झुका, सत्याग्रह के आगे अंबेडकर भी झुके। और 1937 में पुनः पैक्ट हुआ। मगर एक आदमी था जो नहीं झुका, मोहम्मद अली जिन्ना। और अगर आप ये सोच रहे थे कि जिसने आपको महात्मा कहने से भी इनकार कर दिया, जिसने वंदे मातरम बोलने से इनकार कर दिया, जिसने पृथक निर्वाचन क्षेत्र ले लिए, वो सत्याग्रह से झुक जाएगा, तो मेरे विचार से इसके लिए वीर सावरकर ने कहा है कि सद्गुण बहुत श्रेष्ठ होते हैं, पर कभी कभी अगर सद्गुण कुपात्र व्यक्ति के सामने यूज कर लिए जाएं तो वह सद्गुण विकृति हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे उल्टा सीधा बोलने लगे तो आप उससे पूछते हैं भाई साहब कोई समस्या है। जानवर आप पे दौड़ने लगे तो आप उस समय पूछते नहीं है, अपनी आत्मरक्षा में जो करना है वो करते हैं। जब जिन्ना किसी चीज को नहीं मान रहे थे, उनसे सद्भाव की अपेक्षा करना क्या हो सकता है, इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि भाई कोई व्यक्ति बड़े उदार हृदय का था, गांधी जी निर्मल हृदय के थे, वो उस बात को नहीं समझ पाए कि जिन्ना कुटिल हृदय का कितना था। ऐसी गलतियां हो जाती है और आज में हमसे कई बार हुई है।